स्काई ट्यूटोरियल्स कोचिंग की तरफ से परख 50 का टेस्ट जो 12 टू टारगेट मूविंग बच्चों के लिए 31 तारीख को कराया गया, ये उस पेपर के फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है भाई कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स ज़्यादा होते हैं और उसमें कैसी इंप्योरिटी होती है, तो उसमें इंप्योरिटी होती है ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी होती है। इसका मतलब पी टाइप में कौन से मेजॉरिटी में होते हैं, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर कब बन जाते हैं। ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो जो ये होते हैं इनके वैलेंस बैंड जो तो पूरी तरीके से फिल्ड हो जाते हैं, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली वैकेंट होता है, पूरी तरह से खाली होता है। कब? जब टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन हो या फिर -273 डिग्री सेल्सियस हो। इसका मतलब कि 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर है उसमें जब कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है, तो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे किसकी तरह से काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह से। ठीक है, अगर 0 केल्विन के अलावा -273 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट होता तो वो भी ठीक हो जाता। तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं ठीक है, 0 केल्विन ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ व्हाट इज द करंट इन द सर्किट सोन बिलो। तो सबसे पहले हम लोग इस डायोड को देख लेते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में है। तो इसका जो ये P वाला साइड जुड़ा है वो है -4 से, N वाला जुड़ा है -1 से। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है, ये कम है। इसका मतलब ये क्या है, ये है लोअर पोटेंशियल, ये कम है तो ये क्या है हम लोगों का लोअर पोटेंशियल, जबकि -1 क्या है, -1 है हायर पोटेंशियल। तो P जुड़ा है लोअर से, तब तो ये किस में हो जाएगा, तब तो ये रिवर्स बायस में होगा ना। और रिवर्स बायस में जो डायोड होता है वो एक ओपन वायर के जैसा काम करता है, ओपन वायर के जैसा। ओपन वायर, जब तार ही खुल गया, जब वायर ओपन हो गया तो कोई करंट ही नहीं फ्लो किया, तो कोई करंट फ्लो नहीं किया, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा। क्लियर ना। आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है, ये तो हम लोग एटम चैप्टर में पढ़े ही हैं। तो लिखा हुआ है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। तो हम लोग चलो n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई नीचे 1 हो गया तो 13.6 ही रह जाएगा। फिर अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे n = 2, तो E2 की बात करते हैं। यहाँ 2 रखेंगे लेकिन 2 का स्क्वायर है 4, अगर हम डिवाइड कर ले तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में भेजना होगा तो जो एनर्जी देनी होगी वो इनके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, -3.4 फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो माइनस, लेकिन ये भी माइनस लेके आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 13.6, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर कि इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से किस में चला जाए, सेकेंड ऑर्बिट में। तो 10.2 इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्वेश्चन 5 बोला गया द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, मास नंबर ए की बात हो रही है, तो मास नंबर जो होता है ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर, मतलब जेड की बात हो रही है। तो जेड एटॉमिक नंबर, कोई एलिमेंट एक्स और उसका एटॉमिक मास नंबर ए, तो ए तो हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन एक स्पेशल केस है कौन, 1h1। उस केस में जितना ए है उतना ही क्या होता है, जेड होता है। इसका मतलब कि ए हमेशा ज्यादा होगा। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 11Na23, हर बार ये ज्यादा ही होगा, ये कम होगा। तो समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल, क्योंकि 1h1 का भी तो केस है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगर 1h1 का केस नहीं होता तो हम ऑलवेज मोर टिक कर देते, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ है कि जब प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं 1 वोल्ट से, भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला Q × V होता है, और जो एनर्जी है उसी की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q।
क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो तो ई के बराबर होता है, और कितना वोल्ट हम लोग दिए हैं 1 वोल्ट, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7th में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेलरेट किया जा रहा है पोटेंशियल v से, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ईवी, यही होगा किसके इक्वल, के के इक्वल। के की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, हाफ mv², क्योंकि हम लोगों से उसका मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो हाफ mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ईवी, सबको इधर उधर भगा देंगे तो v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ev/m स्क्वायर, इधर जाके रूट बना देगा तो रूट में 2ev/m, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो √2ev/m आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एक पार्टिकल जिसका 0 रेस्ट मास है, 0 रेस्ट मास है और उसके पास नॉन जीरो एनर्जी। अगर रेस्ट मास 0 है फिर भी एनर्जी है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये दोनों बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ट्रू है, फोटॉन्स के लिए ट्रू है, फोटॉन। ठीक है, एंड मोमेंटम मस्ट ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ, ठीक है, मतलब उसके पास एनर्जी और मोमेंटम है तो वो कितने से चलना चाहिए, बोले अगर वैक्यूम की बात की जा रही है तब तो उसमें कितने से चलता है, सी से। भाई लाइट की स्पीड तो सी ही तो होती है, तो वैक्यूम में वो किसके से चलेगा, सी से चलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ फोटोन जिसकी एनर्जी दे दी गई कितना 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जो फोटोन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दी गई, मतलब क्या दे दिया गया है, के मैक्स। के मैक्स कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई के मैक्स किसके इक्वल करते हैं, चाहिए क्या इनको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो के मैक्स को हम लोग किसके इक्वल करेंगे, ईवीएस के इक्वल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वीएस कितना आ जाएगा, यहाँ से जो वीएस आएगा वो आ जाएगा 4 वोल्ट। क्लियर ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आया वो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई बहुत कम डेविएट होता है, बहुत कम फैलता, बहुत कम है, तो स्ट्रेट लाइन में क्यों चल पाता है, इस वजह से चल पाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। लाइट का वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में चल पाता है। ठीक है, किसमें, मतलब वैक्यूम या एयर के केस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ये याद रखने वाला प्रश्न है कि लाइट ट्रैवल क्यों करता है स्ट्रेट लाइन में, तो वेवलेंथ उसका छोटा है इसलिए, तो याद रखना है। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है जिसकी इंटेंसिटी कितनी दे दी गई है, आई और 4i। तो हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी बताना है। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्स का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, व्यतिकरण में हम लोग ये पढ़े होंगे, तो क्या लिख लेंगे √I प्लस रूट में 4i इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो √I, 4 को 2 से बाहर कर देंगे तो 2√I इस पूरे का होल स्क्वायर, जुड़ के 3√I स्क्वायर कर देंगे तो ये 9i हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम तो 9i आ गया, इसका मतलब कि ना तो पहला नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी और डी में से कुछ हो सकता है। चलो आई मिनिमम भी निकाल लेते हैं। आई मिनिमम क्या हो जाता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो √I1 कितना हो जाएगा, √I फिर माइनस रूट में 4i, तो 4 तो बाहर चला जाएगा 2√I इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो √I माइनस 2√I मतलब माइनस √I, और स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। तो 9i और i, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव कर रहा है, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, क्योंकि थॉमस यंग के जो एक्सपेरिमेंट के पहले न्यूटन जी बोल दिए थे कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिए थे और बोले थे कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। ऑल्दो हाइगन्स बोले थे कि वेव होता है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, तो यंग ये बात प्रूफ की है। किसमें, अपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, YDSC में, कि जो लाइट होता है वो कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, ये यंग पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे। तो अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया 40 सेंटीमीटर पे कॉनकेव मिरर के, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20। इसका मतलब कि R जो होगा वो 2f होगा,
इसका मतलब आर जो है वो 40 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के, कितना गंदा कॉनकेव मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो जो उसका इमेज होता है वो वही बनता है, उतना ही बड़ा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का बनेगा। तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ठीक है। क्लियर नाउ, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 दिया हुआ था रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू द ब्लू लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो रेड का ब्लू के साथ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो म्यू होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम होगा। तो अगर हम रेशियो लिख रहे हैं तो उल्टा लिखना पड़ेगा, तो रेड वाले का लैम्डा नीचे और ब्लू वाले का लैम्डा ऊपर। अब हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए भाई कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इधर जाने पर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब किसका लैम्डा ज्यादा है, तो बोले जो लैम्डा है वो रेड का ज्यादा है, ब्लू का कम है। ब्लू का कम है, रेड का ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया, तो जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 ही तो आएगी ना। तो लेस देन 1 मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर ना, तो 14th का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 15 लिखा हुआ है कि जब लाइट ट्रैवल करता है एयर से वाटर में, ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि सोर्स पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी केवल तब बदलेगा जब सोर्स बदलेगा, जब तक सोर्स नहीं बदलेगा तब तक फ्रीक्वेंसी को हम लोग किसे दिखाते हैं, न्यू से या फिर एफ से, तब तक जो कलर है वो भी नहीं बदलेगा। मतलब जब तक सोर्स नहीं बदलेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, तब तक कलर नहीं बदलेगा। तो क्या पूछा गया, देन क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज। तो कौन है जो चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि भाई जब लाइट एयर से वाटर में जा रहा होगा तो सोर्स तो वही रहेगा। जैसे सन की रेज अगर वो एयर से वाटर में जा रही है तो सन सोर्स तो वही रहा ना, वो तो बदला नहीं। तो जब तक सोर्स नहीं बदलेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी है जो रिमेन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि जब लाइट रिफ्रैक्ट होता है एयर से ग्लास में, अभी हम बताएं कि जब भी ऐसा कोई हो रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है कि सोर्स नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदला भाई, ध्यान से देखो। जब हम लोग कहाँ से कहाँ गए हैं, एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में जाते हैं तो जो स्पीड होता है, स्पीड v वो घट जाता है। एयर में तेज तेज चलता है, ग्लास में स्लो चलता है। क्यों स्लो चलता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c/v होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3/2। c की वैल्यू 3 × 10⁸ अगर वेलोसिटी इन ग्लास पता लगाएंगे तो वो जो वेलोसिटी इन ग्लास आएगा वो 2 × 10⁸ आएगा। क्लियरली हम ये बात प्रूफ कर दिए कि एयर से ग्लास में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब v = क्या होता है, f लैम्डा होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। v = f लैम्डा। तो सोच के देखो, अभी हम क्या बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी तो बदलने से रहा, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया कि नहीं। तो अगर स्पीड घटा होगा तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखते हैं, इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिमेन बोथ इंक्रीज, नहीं, इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। वेवलेंथ इंक्रीज नहीं, वेवलेंथ तो डिक्रीज हुआ है। इट्स वेवलेंथ डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, क्योंकि स्पीड घटा है तो वेवलेंथ घटेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लिखा हुआ है कि कट जो डायमंड होता है वो स्पार्क, वो चमकता है। क्यों चमकता है, तो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज्यादा होने की वजह से। डायमंड का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है डायमंड का, ठीक है। कितना, 2.42 होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, तो बोले 2.42 के आसपास होता है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी वजह से एक कटा हुआ डायमंड क्या होता है, चमकता है। क्लियर ना। 18th की ओर बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन 18 बोला गया द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मेंस इज। ये क्या दिया हुआ है, अगर एसी सर्किट में कुछ नहीं बोला जाए, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है, तो ये आरएमएस वैल्यू है। क्या पूछा जा रहा है, उसका पीक वैल्यू पूछा जा रहा है। आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, V0/√2, जहां पे V0 क्या है, V0 है पीक वैल्यू।
तो अगर हम लोग यहाँ से वी नॉट की बात करेंगे तो वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट होता है वी आर एम एस रूट टू। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू आर एम एस वैल्यू कितनी है उसकी 220, रूट टू का वैल्यू कितना होता है 1.4 के आसपास। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 टू जा 28, तो 2 कैरी 14 टू जा 28 मतलब 308 वोल्ट के आसपास। तो 308 वोल्ट के आसपास कौन सा है ये, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में 1.414 यूज किए होंगे। तो अप्रॉक्सीमेट में चूंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ है कि रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरड फॉर AC फ्रीक्वेंसी इज 25 ओम, द वैल्यू ऑफ C इज। कैपेसिटेंस, रिएक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा C। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ओमेगा/XC। तो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भाई 2 पाई, F कितना है 400 अपॉन में पाई इनटू XC कितना है, XC 25 दिया हुआ है। तो पाई से पाई कटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 ओम है। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा 1/5, 25 टू जा 50, 50 इंटू 400, 3 जीरो ऊपर भगा दे रहा है, कितना आ जाएगा 5 हो जा 20 इंटू 10 की पावर -3। ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इधर सॉल्व करें फिर से एक बार ना, क्या आ जाएगा, ऐसा करते हैं इसको 100/20 इंटू 100 कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, इंटू क्या चल रहा है 10 की पावर -3, ये कट जाएगा 5, तो 5 इंटू 10 की पावर -5 फैरड आ जाएगा। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे फिर से एक बार 10 मल्टीप्लाई कर दें तो 50 इंटू 10 की पावर -6 फैरड बन जाएगा, और ये माइक्रो बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 माइक्रो फैरड। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो 19 का ए ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर हम लोगों को जानना है कि कितना होगा जिस जब ओमेगा ओमेगा है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, आर है और इंडक्टेंस एल है। भाई कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर तो कॉस फाई होता है, इसका फॉर्मूला होता है R/Z। ठीक है, तो R तो ठीक है, Z क्या है √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल। तो क्या आ जाएगा R/√R² प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा एल लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा² L²। तो R/√R² प्लस ओमेगा² L², इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्लियर ना, माइनस तो होगा ही नहीं, प्लस होगा, तो इसलिए 20th का बी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, 21st। लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ वायर इज 0.0125 एट 300 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम, द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम। चलो शुरू करते हैं भाई। R2 का फॉर्मूला क्या होता है, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, तो कितना हम लोग को कर लेना है 2। शुरुआत में कितना रेजिस्टेंस है, शुरुआत में जो रेजिस्टेंस है वो है 1, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.00125, T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है भाई, इनिशियल टेम्परेचर है 300, तो 2/1 2, 1 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, तो 2 - 1 1, ये पूरा टर्म हम अपॉन में भेज दे रहे हैं एक बार। अरे एक मिनट ये ऐसे, ठीक है, तो 1/0.00125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस में 300। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 1 2 3 इंटू 100 से अलग अलग लिख ले रहे हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किए हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस में 300, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर ना, 8 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 800, और ये 300 आके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1100 केल्विन। किसकी वैल्यू आ जाएगी T2 की वैल्यू। तो T2 की वैल्यू क्या आ रही है 1100 केल्विन, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर ना, आगे बढ़ रहा है 22 की ओर चलते हैं भाई।
लिखा हुआ है कि रेजिस्टर्स हैं जो 2 ओम के कनेक्टेड टुगेदर इन ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस विल बी, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये हम लोगों का हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम। साफ साफ दिख रहा है क्या कि ये 2 और ये 2 सीरीज में है और वो दोनों पैरेलल में, तो 2 2 सीरीज में कितना हो जाएगा 4, और ये वाला 2 साथ पैरेलल में है, तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे R1 R2 बाई R1 प्लस R2, कितना आ जाएगा 8/6, मतलब कितना आ जाएगा 4/3 ओम। वापस बोले 2 2 4 तो 4 और 2 पैरेलल में है ना। अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला पता है कि सर ये इससे क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो इसी से लगा रहे हैं हम। 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम ले तो 4, ये 1 और ये 2, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ गया 4/3 ओम। तो जहां से ठीक लगे ऐसे भी कर सकते थे, और ये वाला फॉर्मूला भी है, क्या फॉर्मूला है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, क्लियर ना। तो 4/3 ओम, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ रहे 23 की ओर। 23 भाई हम लोगों से बोला जा रहा है जैसे इसकी वजह से देखते हैं, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा, छोटे वाले की वजह से इनवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे वायर की वजह से μ0I/2R होता है, अगर एक कंप्लीट सर्कल होता तब, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल आधा रहे, आधी सर्कल के लिए, हाफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ करेंगे अगर, तो वो कितना आ जाएगा μ0I/4R, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का किसके लिए, हाफ सर्कल के लिए μ0I/4R। साफ साफ क्या दिख रहा है कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब R कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जब R ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब इसके इफेक्ट में आएगा, किधर आ रहा है ये इनवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे ना, रेडियस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा μ0I/4R1, इस वाले का रेडियस ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस μ0I/4R2, इस वाले का R1 था, इसका R2 है। अब जो चीजें कॉमन दिख सकते कॉमन ले लेते हैं, μ0I/4 कॉमन, अंडर ब्रैकेट क्या बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं 24 की ओर। 24 में मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला R = mv/qb होता है, क्लियर ना। तो अगर हम लोग यहाँ से b निकालेंगे तो उधर इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा mv बाई में q × r, तो मैग्नेटिक फील्ड = m कितना है 9 × 10⁻⁻31, स्पीड कितना है 10⁻6, चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 और इंटू 0.1, आर की वैल्यू 0.1 मतलब 10⁻1, 10⁻19 ऑलरेडी है, तो 10⁻20 ऊपर जाएगा 10⁻+20, कितना आएगा 9 × 10⁻31, 20 और 6 पहले से था तो प्लस में 26 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.6, ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें ये क्या बन जाएगा 19/16 इंटू 10⁻31 प्लस 26 -5 आ जाएगा, 16 5 जा 80 पॉइंट, फिर कितना बचेगा 10, तो 16 6 जा तो 5.6 इंटू 10⁻⁻5, और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है टकला, टेस्ला, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो 5.6 इंटू 10⁻⁻5, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाए, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। 25 बोला जा रहा है कि एक चार्ज Q है जो अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड, जैसे अपनी अगर कॉपी के हिसाब से या मोबाइल हिसाब से अगर देखना चाह रहे हैं, देखो अगर कॉपी के हिसाब से देखेंगे, कॉपी अगर कॉपी हम सामने रखे हैं
तो चार्ज कैसे चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है, अपवर्ड। फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है, नॉर्थ की तरफ, तो चार्ज चल रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ। अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो v की तरफ स्ट्रेच, v की तरफ कर्ल, तो फोर्स इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, किधर की ओर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये इस तरीके से कहानी होगी हम लोगों की। तो बस क्लियर, थैंक यू।